भाई वहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने जुआ नहीं खेला, खेला होगा या कम खेला या नहीं खेला, उन्होंने हॉर्स रेसिंग नहीं की, उन्होंने अय्याशी में पैसे खर्च नहीं किए। वो सब पैसे जो दूसरे रईस लोग अय्याशी में या दूसरे चीज़ों में खर्च करते थे वो उन्होंने उसमें ना खर्च करके इसमें कलेक्ट, गुल्लक में कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब गुल्लक में मेरा पैसा जा रहा है, कोई बच्चा गुल्लक भर देता है, कोई बच्चे की गुल्लक भरती नहीं है, लेकिन गुल्लक तो दोनों के पास है ना भरने के लिए। तो कोई भी गुल्लक भरे, अपनी बड़ी से बड़ी गुल्लक बनाए, एक गुल्लक छोटी पड़ जाए दूसरी लाए तीसरी लाए, ये है। तो किसी को कोई मना थोड़ी कर रहा है, दूसरे लोग भी ये करें और इससे ज़्यादा लैंड बैंक बनाएं। तो ये अच्छाई को बुराई करके दिखाना, मतलब मैं हैरान होता हूँ। और ये बात हमारा कोई भी ना नेता ना अभिनेता समझा पा रहा है। जो देश की आम आवाम है उसको भी देखने में ऐसा लगेगा ना कि ये मुसलमानों ने इतनी सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। जो मैं कमा रहा हूँ 100 रुपये कमा रहा हूँ, मैं उसमें से 50 रुपये खरीद के गुल्लक में डाल रहा हूँ और 50 रुपये में बचे हुए अपनी जीविका चला रहा हूँ। तो इसमें किसी और का लेना देना क्या है? इससे कितना बड़ा अन्याय है कि मगर कोई भी मेरी गुल्लक पे नज़र रखेगा। तो ये है बुनियादी बात। कानून के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, अब हम आगे चलते हैं। अब वक्फ बोर्ड्स में हो क्या रहा है? वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है कि मुस्लिम समाज के ही लोग होते हैं उसमें। सरकारों ने भी कब्ज़े किए हैं ज़बरदस्त तरीके से, नाजायज़ कब्ज़े किए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार के बाद सबसे ज़्यादा कब्ज़े किए, मगर उससे ये नहीं हो जाता कि वो जस्टिफाइड है। वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और मुस्लिम समाज में भी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स रहे ना, अब वक्फ बोर्ड में पिछले कई सालों से कौन कौन मेंबर रहते हैं? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम लॉयर्स जो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, या मुतवल्लीज़ के मेंबर्स। ज़्यादातर तो ये लोग होते हैं। सरकार के नॉमिनेटेड भी लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों की होती है। और एक से बढ़कर एक लोग हैं। और वो सब, अब किसी भी वक्फ बोर्ड की वेबसाइट है, वामसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैटलॉग करके वेबसाइट्स बना के प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ों की लिस्ट वेबसाइट आ रही है। तो हैदराबाद में मुसलमानों के एक बहुत 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 बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते हैं। वो मैं इसीलिए एक हैदराबाद का एग्जांपल देके ताकि आप लोगों को समझ में आए। नहीं, ओवैसी साहब, नाम क्या, हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आते हैं ना। तो उसकी वेबसाइट पे जाएं, सब तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, उसमें हैदराबाद की लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। तो 2000 के करीब एकड़ है ज़मीन, 1700 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन उस पर खुद उसमें टेबल चार्ट में लिखा हुआ है कि एनक्रोच्ड है। पिछले 25 साल से एक छत्र अधिकार है वक्फ बोर्ड पे ओवैसी साहब का या उनकी फैमिली का। कोई भी, तो ये अच्छी बात है या नहीं? मैं बता चाह रहा हूँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है ना कि 2000 एकड़ में से 1700 एकड़ यानी कि 85% ज़मीन जो है इतने मजबूत लीडर के हाथ से, कलम से एनक्रोच यानी कि कब्ज़ा हो चुकी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और हो सकती है कोई? तो कब्ज़ा तो नेगेटिव शब्द है, तो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? आपने पूछा ना अभी क्या हो रहा है और अब क्या हो जाएगा। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, तो ओवैसी साहब के एक लीडर हैं जो काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुहिम को चला रहे हैं, जमई साहब हैं कोई, और वो स्कैन करा रहे हैं लोगों से। मैं अगर अब मुझे थोड़ा आने दी ना, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं सबके। तो एक तो ये हो गए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएज भी, एक ये हो गई कैटेगरी। उसके बाद जो हमारे बड़ी बड़ी मस्जिदों पे जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के भी और दोनों जमीयतों के भी हेड ऑफिस भी एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, और जो अरशद मदनी साहब ने जो दूसरा ऑफिस लिया है वो भी एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ही है। हैदराबाद की मैंने अभी 2000 एकड़ बताई है ना आपको, जो सब कुछ लुट पिट के 2000 एकड़ तो अभी लिखी हुई है वेबसाइट पे, जिसमें से 1700 एकड़ इनक्रोच्ड है, वो एक अलग बात है। लेकिन है तो 2000 एकड़। 2000 एकड़ हैदराबाद में का मतलब आप समझते हैं? कुछ और करने की ज़रूरत है? हम तो बल्कि जो दूसरे गरीब लोग हैं ना, अगर वक्फ को ही ठीक से हम मैनेज कर लें, मुस्लिम का, इतने हमारे बुज़ुर्ग छोड़ गए हमारे लिए, तो हम दूसरे जो कमज़ोर तबके हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे लोग, उनके भी जो उनकी वेलफेयर के काम है, कुछ ना कुछ उनको भी हम कंट्रीब्यूट करने की ताकत वक्फ रखती है। लेकिन हो क्या रहा है कि वक्फ की कोई भी फ़ायदा, अगर कोई 1 करोड़ रुपए की चीज़ है तो हमारा कोई भी मेंबर या ज़्यादातर मेंबर उसको 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ये हाल वक्फ बोर्ड का है।
फिर सर्वे का क्या मतलब है? देखिए, मैंने अभी आपको हैदराबाद का एग्जांपल दिया, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल और सबसे अच्छी तरीके से सटीक समझने में अपना दोस्त ही मिला था एग्जाम्पल देने के लिए। क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत भी है ना, मुस्लिम लीडर सबसे बड़े हैं वो। जी जी। तो इसीलिए ये समझाने का मतलब, नज़र आने में तो सबसे बड़े हैं ही ना, सबसे ज़्यादा बार एमपी जीत के आए हैं, और वो मुखर देखने में भी और बोलने में भी दोनों तरीके से मुसलमान लगते हैं वो, देखने में भी और लगते क्या, नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान तो है ही मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ, देखने में भी और बोलने में भी मुसलमान लगते हैं। अब दिल का हाल तो वो जानता है, या दिल के हाल कारनामों से पता लगते हैं। हाँ, तो ये जो है, इसीलिए मैं बेस्ट एग्जांपल दे के बात कर रहा हूँ कि जब इतनी सारी एनक्रोचमेंट है तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये एक्ट आना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये एक्ट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो संशोधन बिल है वो सही है? संशोधन बिल सही नहीं कह रहा हूँ मैं, इस एक्ट जो एक्ट आ रहा है वो पूरी तरीके से बेईमानी करने के लिए आ रहा है। वक्फ की ज़मीनें, वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करने के लिए आ रहा है, डकैती मारने के लिए आ रहा है। चोरी तो अभी भी हो रही है, मतलब खुले आम, अभी तो चुरा के छोटे एक आम इंसान का यहाँ पर सवाल हो सकता है, या लगातार उनके मन में चल भी रहा होगा, कि जब ये कानून आएगा, फिर वही आऊँगा, इम्प्लीमेंट जब होगा, तो क्या मस्जिदें एकदम ख़त्म हो जाएंगी? ऐसा माना जाए, ऐसे देखा जाए इस कानून को? मस्जिदें तो ज़्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे देखा जाए कि मस्जिद बहुत गिनी चुनी बचेंगी। मतलब कल को कोई जाओ मस्जिद पे दावा कर देगा। क्यों नहीं कर सकता? लाल किले के अंदर औरंगजेब की उनकी भी मस्जिद है। ये तो पुरानी मस्जिद छोड़िए, मैं अभी वो तो पुरानी की तो छोड़ दीजिए, निजामुद्दीन दरगाह की बात करें, वो भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं आज ठीक है, एक प्रॉपर्टी खरीद के रजिस्ट्री करा के पक्की उसको वक्फ करता हूँ, तो वो भी छीन ली जाएगी। उस पर मस्जिद बनाता हूँ, वो भी छीन ली जाएगी। छीन ली जाएगी। तो यही तो आ रहा है वक्फ का एक्ट। अगर वक्फ का वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया, तो छीन के क्या करेंगे? अब छीन के डाकू क्या करता है? अब ये तो डाकू के ऊपर है ना, मंदिर बनाएंगे या क्या करेंगे, वही तो पूछ रहा हूं। ये डाकू की मंशा के ऊपर है ना। एक तो वाकिफ की मंशा है जिसने गुल्लक में पैसे डाले, एक उस व्यक्ति की मंशा है जो उसे लूट के ले जाएगा। ये तो उसके हाथ में है ना। अब लूटा हुआ माल का जो लुटेरा होता है वो क्या करेगा? वो तो अपने दोस्तों में बांटेगा, अय्याशियों में बांटेगा, जो भी करेगा, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बांट देगा। क्या होगा? और यही होगा ना। मगर मैं आपको बुनियादी बात पे ले जा रहा हूँ, तो कि आज तक के जो कानून हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। मैं उस पर वापस आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो एक कानून पहले, और आर्टिकल 26 जो है ना, वो पूरी तरीके से लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो ये कहता है कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म के जो क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम हैं, वो अपने आप चला सकते हैं, पूरी आज़ादी है उन्हें। ठीक, तो ये तो प्योरली एक धार्मिक धर्म की एक परंपरा है, कल्चर की एक परंपरा है। दोनों की पूरी संविधान गारंटी देता है। ये गारंटी है संविधान की। मूल अधिकार कहें। हाँ, ये मूल अधिकार है और संविधान की गारंटी है इस मूल अधिकार को सुरक्षित रखने की। इसको कोई छू नहीं सकता, पार्लियामेंट भी इसे छू नहीं सकती। ये है ये बेसिक स्ट्रक्चर। कब तक आ जाएगा ये कानून सर? आ ही गया, अब ये इनसे ना रुकेगा, उस तक मैं आ रहा हूँ। तो पहला इसमें अब करना क्या चाहिए? ये QR कोड से ज़ीरो असर है। ज़ीरो? एक मिनट, सर कह रहे हैं कि जो QR कोड स्कैन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो लिंक पे जा रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि करोड़ों की संख्या पार हो चुकी है। तो सर ने अभी एक कथन जारी किया, कह रहे हैं कि इससे ज़ीरो असर पड़ेगा सरकार के ऊपर। पूरी बात सुन लें। ठीक है, हाँ भाई। सरकार को इससे ज़ीरो असर पड़ेगा। नोटबंदी की थी मोदी जी ने, किसी को बताया था? कर दी थी ना? कर दी थी। किसी ने रोक लिया? नहीं। लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे रहते, रोक लिया किसी ने? समझ लीजिए बात, ध्यान से समझने। मतलब मोदी जी जो चाहेंगे वो कर लेंगे आज की डेट में। ऐसा उनका रवैया रहा है। और आज की डेट में जो अत्याचार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों के ऊपर हो रहा है ना, जिनकी संख्या बढ़ गई है, 240 सीटें आने के बाद बढ़ गई है, वो इस बात को साफ तौर पे दर्शाता है कि वो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं किसी भी काम से। कोई इस गलतफहमी में है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले।